Hello everyone, welcome to Auris Academy. मैं हूं कृतिकन, your faculty of zoology. As you can see that I am back again with a brand new chapter and the chapter is locomotion and movement. अब तक हमने बहुत सारे chapters cover कर लिए हैं revision series में बच्चा, जिसमें हमने बात किया बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन की बात करी, सर्कुलेशन की बात करी, एक्सक्रीशन की बात करी. Now we are back with another chapter which is locomotion and movement. ठीक, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी बहुत हिस्सों में जाने वाला है ना. ऑलमोस्ट 3 हिस्सों में आएगा ये चैप्टर आपका, जिसका पार्ट 1 आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रही हूं. ठीक है क्या? चलिए, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट शुरू करते हैं बच्चा. लोकोमोशन और मूवमेंट नहीं बोला, लोकोमोशन एंड मूवमेंट बोला है. मतलब देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, राइट? जैसे हमने रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में सीखा था, है कि नहीं? तो अगर मैं बात करूं इन जनरल मूवमेंट की, तो मूवमेंट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट्स फॉर एग्जिस्टेंस, है ना. अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस, राइट? जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रा की, आपने एग्जाम्पल सुना होगा हाइड्रा का, है ना. हाइड्रा हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे बच्चा. फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है हाइड्रा, ठीक है क्या? तो हाइड्रा के पास होते हैं टेंटिकल्स. टेंटिकल्स को मूव करके ये अपने जो प्रे है उसको कैप्चर करने में मदद करता है टेंटिकल इनको. अगर मैं अमीबा की बात करूं, तो अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म की मूवमेंट से उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोजेक्ट आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ फीट. फीट माने पोडिया, और हम ऐसे पोडिया को जो अमीबा में अपीयर होता है बोलते हैं स्यूडोपोडिया. ठीक, तो स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा क्या करता है? मूव करता है, राइट? क्यों मूव करता है? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, अपने प्रे को पकड़ने के लिए, प्रीडेटर से दूर भागने के लिए, है ना. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और ये मूवमेंट उनके लाइफ का एक क्रूशियल हिस्सा है. ठीक, तो अगर मैं बात करूं मूवमेंट की, तो जैसे मैं बोल रही हूं, जब बोल रही हूं तो मेरे फेशियल मसल्स, मेरी लिप का मूवमेंट हो रहा है. जैसे मैं यहां से यहां जा रही हूं तो मेरा क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. मेरे हाथ का भी क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. तो मूवमेंट बेसिकली इज अ ब्रॉड टर्म. मूवमेंट क्या होता है? एक ब्रॉड टर्म होता है. पर याद रखिएगा, मूवमेंट का ही एक एस्पेक्ट होता है लोकोमोशन. जैसे मैं क्या कर रही हूं, यहां से यहां मैंने मूव किया, एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट माई डिस्प्लेसमेंट हैज अकर्ड. मेरा पोजिशन चेंज हो गया है. सो दैट मूवमेंट that causes a change in the position is called as locomotion. जरूरी नहीं है कि हर मूवमेंट से इंसान का या किसी ऑर्गेनिज्म का पोजीशन चेंज हो ही. मतलब मेरे बोलने से मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं. पर मेरा बोलना क्या एक तरीके का मूवमेंट है? तो आप बोलेंगे यस. सो मूवमेंट हम बोलेंगे कि वो मूवमेंट जो ऑर्गेनिज्म के पोजीशन को चेंज कर दे, दैट वुड बी कॉल्ड एज लोकोमोशन. तो अगर मैं एक स्टेटमेंट आपको बोलूं बच्चा कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, वुड इट बी करेक्ट और नॉट? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, वुड इट बी करेक्ट? तो आप बोलेंगे यस, बिकॉज लोकोमोशन वो मूवमेंट है जो कि ऑर्गेनिज्म के पोजीशन को चेंज करता है. तो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट. बट क्या सारे मूवमेंट से लोकोमोशन हो सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं, सारे मूवमेंट से ऑर्गेनिज्म का पोजीशन चेंज हो ये जरूरी नहीं है. ये भी क्या है? एक मूवमेंट है कि नहीं? पर क्या इससे मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं. तो ऑल मूवमेंट्स कैन नॉट बी लोकोमोशन, बट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट. ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप से, है ना. जैसे लास्ट ईयर में भी पूछा गया था, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, सही या गलत? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, सही या गलत?
तो इस चीज को अभी तो मैं नहीं सिखाऊंगी क्योंकि ये बात हम करेंगे एनिमल किंगडम में। पर ये जो वाइसी वर्सा वाले जो स्टेटमेंट होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा, है ना, असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले बात करें, जो मैंने अभी बोला उसको लिख लें। तो लोकोमोशन लिख लेते हैं, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, but all movements are not locomotion. बात आती है लोकोमोशन क्या है। तो लोकोमोशन वो मूवमेंट है, लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन ऐसा मूवमेंट है जो कि ऑर्गेनिज्म के पोजीशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। द मूवमेंट दैट changes the position of organism। चलिए, तो लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक, अब बात करते हैं कि जो मूवमेंट है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अलग अलग प्रकार से एग्जिबिट किया जाता है। विद इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग टाइप के मूवमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहां पर कुछ अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स लिख रखे हैं और ये सारे के सारे मूवमेंट्स ह्यूमन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला मूवमेंट है अमीबॉइडल मूवमेंट। अमीबॉइडल मूवमेंट का मतलब होगा ऐसा मूवमेंट जो कि अमीबा जैसा होगा, मतलब अमीबा जैसा मतलब स्यूडोपोडिया के थ्रू होगा मूवमेंट, तो क्या कहलाएगा, अमीबॉइडल मूवमेंट। तो अमीबॉइडल मूवमेंट मतलब वाया मूवमेंट, वाया किसकी मदद से, तो आप बोलेंगे स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट जिसको बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई पहला पॉइंट, अमीबॉइडल मूवमेंट होता कैसे। हमने बोला ये सारे मूवमेंट्स ह्यूमन के अंदर एग्जिबिट होते हैं बच्चा। तो ऐसे कौन से सेल्स हैं जो अमीबॉइडल मूवमेंट शो करते हैं। तो हमने ब्लड में पढ़ा था, हमारे जितने भी WBCs होते हैं, दे हैव दैट कैपेसिटी टू स्क्वीज फ्रॉम दी ब्लड कैपिलरीज, है ना। ब्लड कैपिलरी की जो सेल्स होती हैं उनके बीच गैप होता है और उसी गैप से अपने आप को क्या करती हैं, स्क्वीज आउट करके बाहर चली जाती हैं। और ऐसा ये इसलिए कर पाती हैं क्योंकि इनके पास क्या है, अमीबॉइडल मूवमेंट शो करने की प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ जितने भी आपके मैक्रोफेजेस होते हैं वो भी क्या करते हैं, अमीबॉइडल मूवमेंट शो करते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल्स लिख लें। एग्जाम्पल्स वुड बी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम और किस नाम से जानते हैं, तो ल्यूकोसाइट। ये हमने ब्लड में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बच्चा। दूसरा एग्जाम्पल वुड बी मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, या तो पैथोजन को या नहीं तो डेड सेल्स को, इन सब को क्या करते हैं, इनगल्फ करने का काम करते हैं। और इस एनगल्फिंग को ही बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। ठीक, चलिए। सिलियरी मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जो कि सीलिया की मदद से हो। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ
सीलिया। सीलिया क्या होते हैं बच्चा? एकदम माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सीलिया। और जब ये सीलिया मूव करता है, तो मूव जब करेगा सीलिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में पढ़ाया था कि आपका जो कंडक्टिंग जोन होता है, मैंने बोला था ना कि जितना भी आपका रेस्पिरेटरी पैसेज है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके एल्वियोलाई तक, इस पूरे हिस्से को दो जोन में डिवाइड किया गया है। एक है कंडक्टिंग जोन और एक है एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन में गैसियस एक्सचेंज होती है, कंडक्टिंग जोन में गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। यहां केवल एयर क्या होती है? कंडक्ट होती है। पर जब एयर इस कंडक्टिंग जोन में पास हो रही होती हैं, तो एयर में कुछ परिवर्तन किया जाता है। एंड दोज चेंजेस आर, हम एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको ट्रैप करके बाहर फेंकते हैं। इसके अलावा भी और भी चेंजेस किए जाते हैं जो कि यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको रेस्पिरेशन में सिखाया था। तो ये जो मैंने बात बोली है कि जो डस्ट पार्टिकल आपने इनहेल किया, इसको ट्रैप करके बाहर फेंकने का काम करेगी कौन? कंडक्टिंग जोन। तो जो कंडक्टिंग जोन की अंदर की लाइनिंग होती है, उनमें होती है सीलिया। जब ये सीलिया मूव करती है, तो जैसे आप झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू लगाएंगे तो डस्ट को क्या करते हैं? उस झाड़ू से फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही जब ये सीलिया मूव करेगी तो डस्ट पार्टिकल्स भी इसके साथ साथ क्या होंगे? बाहर की तरफ विल बी टेकन अवे। लाइकवाइज ये सीलिया जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब होती है ना, ये हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। पर फैलोपियन ट्यूब का नाम तो आपने सुना होगा। ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर की लाइनिंग में भी सीलिया होता है बच्चा। और इस सीलियरी मूवमेंट से जो फीमेल गेमीट है उसका ट्रांसफर होगा। ठीक है क्या? तो गेमीट ट्रांसफर में मदद करेगा कौन? सीलिया। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है क्या? तो सीलियरी मूवमेंट अकर्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया। और एग्जाम्पल की बात करें तो इट वुड इंक्लूड इनर लाइनिंग ऑफ respiratory tract, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, साथ ही साथ नेजल कैविटी की इनर लाइनिंग में भी तो सीलिया होता है ना बच्चा। तो इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, नेजल कैविटी। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? तो लाइनिंग ऑफ, कैसी लाइनिंग? इनर लाइनिंग। तो इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहां पर है? फीमेल में। तो अगर मैं इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड नेजल कैविटी में इस सीलिया के फंक्शन की बात करूं तो क्या फंक्शन होगा इसका? टू रिमूव डस्ट। पर फैलोपियन ट्यूब में सीलिया का फंक्शन क्या होगा बच्चा? तो दैट वुड बी गेमीट ट्रांसफर। चलिए, द नेक्स्ट मूवमेंट। अच्छा, नेक्स्ट मूवमेंट की बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूं। वैसे तो हम एग्जाम्पल्स ह्यूमन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, पर आपको पता है कि अमीबॉइडल मूवमेंट जैसे अमीबा में शो होता है, वैसे ही सीलियरी मूवमेंट पैरामीशियम में शो होगा। कहां प्रेजेंट होगा? पैरामीशियम में, है ना। और पैरामीशियम के बारे में आप पढ़ते हैं जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो फ्लैजुलर मूवमेंट लाइकवाइज वुड बी शोन इन यूग्लिना। किसमें देखने को मिलता है? यूग्लिना। तो मैं लिख देती हूं, है ना, यहां पर बच्चा। अमीबॉइडल मूवमेंट किसमें शो होगा? अमीबा में भी। सीलियरी मूवमेंट पैरामीशियम में, और फ्लैजुलर मूवमेंट यूग्लिना में। क्लियर? चलिए जी,
तो फ्लैजेलर मूवमेंट वुड अकर विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, दैट गोज विदाउट सेइंग, है कि नहीं? इसमें समझने को क्या? तो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। याद करिए फ्लैजेलर मूवमेंट ह्यूमन के अंदर कहां देखने को मिलेगा? तो अगेन यहां पे हम आएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और जो मेल का रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट, जिसमें मेल गेमीट की अगर मैं बात करूं, तो मेल गेमीट जिसको बोलते हैं स्पर्म, और स्पर्म के अलग अलग पोर्शंस होते हैं, अलग अलग हिस्से हैं, जो कि डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। पर अगर मैं बात करूं, ऐसा कुछ दिखता होगा, है ना? तो ये जो टेल मैंने लास्ट में ये जो बनाया, इसको बोलते हैं बच्चा हेड, इसको बोलते हैं मिडिल पीस, और यहां से यहां तक जो मैंने बनाया वो क्या है? टेल। तो जो टेल होता है, इस टेल में होता है फ्लैजेला, और इसी फ्लैजेलर मूवमेंट की मदद से स्पर्म क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक, तो हम बोलेंगे कि फ्लैजेलर मूवमेंट इज प्रेजेंट इन स्पर्म। क्लियर है क्या? चलिए, द लास्ट कैटेगरी ऑफ मूवमेंट जिसका नाम है मस्क्यूलोस्केलेटल मूवमेंट, और इसी मूवमेंट पे, इसी टॉपिक पे ये पूरा का पूरा चैप्टर मौजूद है। इसी पूरे टॉपिक, इसी पूरे मस्क्यूलोस्केलेटल एस्पेक्ट को ही डिस्कस करता है ये हमारा चैप्टर, है ना? तो अगर मैं मस्क्यूलोस्केलेटल को तोड़ूं तो यहां दो चीजें आ रही है, मस्क्यूलर प्लस स्केलेटल। स्केलेटल सिस्टम जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं बोन की। मस्क्यूलर मतलब आपको पता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। जब मैं बोल रही हूं तो मेरी टंग मसल्स मूव कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही हैं, मेरी लिप मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही हैं, मेरी फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही हैं, मेरा जो हैंड मूवमेंट हो रहा है इसमें मेरी बाइसेप्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही हैं, ट्राइसेप्स की मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही हैं। मतलब मूवमेंट अगर मसल्स के द्वारा हो तो कैसा कहलाएगा? मस्कुलर मूवमेंट। पर अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मूवमेंट तो हो रही है बच्चा, पर क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है? बिल्कुल। तो आप ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। पर मैं यहां से यहां जब मूव किया मैंने, तो क्या मेरी लेग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई होंगी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही। पर क्या लेग मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ क्या मेरी जो लिम्ब बोन्स हैं, क्या उनमें भी मूवमेंट हुआ होगा? बिल्कुल। सो मस्कुलर मूवमेंट in coordination with the movement of a bone that actually results in locomotion. ठीक, तो हम मसल्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिर हम स्केलेटल एस्पेक्ट जिसमें हम बोन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? तो आज की क्लास में ये तो पता चल गया कि हम किन किन चीजों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ muscles, sometimes in association with bones। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा मसल्स की मूवमेंट के साथ साथ बोन का मूवमेंट भी हो। जैसे मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मैं बस बोल रही हूं, तो मेरी लिप मसल्स, टंग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कि नहीं, है ना? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा, है ना, अगर मैं बोलूं भी ना, अगर मैं बस ऐसे करूं आईब्रो, है ना, तो अगर मैं आईब्रो का मूवमेंट कर रही हूं मतलब केवल मेरी मसल्स यहां पर मूव हो रही हैं कि नहीं, मतलब यहां पर बोन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मसल के कांटेक्ट होने के साथ साथ बोन भी मूव करे। ठीक है क्या? इसलिए मैंने लिखा है समटाइम्स इन एसोसिएशन विथ बोन्स। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं आगे बच्चा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में गाड़ी बढ़ाते हुए आगे हम बात करते हैं मसल्स की। ठीक, मस्कुलर टिश्यू, मसल्स। अगर मैं मसल्स की बात करूं, सबसे पहली चीज कि मसल आता कहां से है, बनता कहां से है, ओरिजिन की बात करूं, उत्पत्ति कहां से आया मसल्स, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, है ना,
3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। आपके बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स मौजूद है ना बच्चा, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, इन्हीं में से किसी जर्म लेयर से वो स्ट्रक्चर्स डिराइव होते हैं आपके बॉडी में। तो यू आर बिकॉज ऑफ योर जर्म लेयर्स ओनली, आपके जर्म लेयर से ही आपकी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिराइव होते हैं। तो अगर मैं मसल्स की बात करूं तो मसल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्म लेयर कॉल्ड मीजोडर्म। ओरिजिन क्या होगी इसकी? मीजोडर्म से डिराइव हुआ तो हमने लिख दिया मीजोडर्मल मसल्स। ओरिजिन कैसा? मीजोडर्मल। चलिए, दूसरी बात जो एनसीईआरटी में ये डेटा भी मेंशन है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है बच्चा, कि अगर मैं एक ह्यूमन अडल्ट के बॉडी वेट को लूं और मैं अगर उसमें मसल्स के कंट्रीब्यूशन की बात करूं कि भैया अगर कोई 100 किलो का है तो उसका पूरा जो वेट है उसमें मसल्स कितना परसेंट वेट एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है, तो आपको याद रखना है 40 से 50% जो वेट है ह्यूमन का, दैट इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मसल्स। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूट्स nearly 40 to 50% of total body weight। चलिए, ये दो बातें हो गई। अगली एक बहुत खास बात कि अगर आपको कुछ टिश्यू दिखाए जाए और आपको बोला जाए कि बता भैया मसल्स कौन से हैं, तो आप बोलेंगे कि एक सेकंड मुझे कुछ प्रॉपर्टीज चेक करने दो, अगर वो प्रॉपर्टीज मौजूद हैं तभी जाके मैं बोलूंगी कि ये जो सेल्स हैं, ये जो टिश्यू हैं, ये क्या है? मस्कुलर टिश्यू। मतलब आपके बॉडी में टिश्यूज अलग अलग टाइप के, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, और हर टिश्यू की अपनी एक खास बात होती है, खासियत होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो मस्कुलर टिश्यू की अपनी क्या खास बात है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मसल्स की? तो याद रखिएगा, मसल्स की प्रॉपर्टी होती है EEC। क्या प्रॉपर्टी होती है? E एंड C, चार प्रॉपर्टी EEC। मतलब क्या है इसका? तो पहला E वुड स्टैंड फॉर एक्साइटेबिलिटी। पहला E वुड स्टैंड फॉर एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर स्टिमुलस आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने ध्यान नहीं दिया और गलती से आपने कोई गर्म चीज छू ली, तो क्या आप झटके से अचानक से हाथ हटाते हैं? बिल्कुल सही बात। मतलब वो जो चीज, जो गरम चीज थी जिस पर आपका हाथ चला गया था, दैट गरम चीज वॉज वॉट? इट एक्टेड एज स्टिमुलस। और जैसे वो आपके स्किन पे गया, आपके सीएनएस को क्या गया? मैसेज गया। उसने वापस से आपकी मसल्स को बोला कि भैया कॉन्ट्रैक्ट करके हाथ वहां से हटा लो। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है किसके रिस्पॉन्स में? स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। मतलब स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी ही कहलाती है एक्साइटेबिलिटी। मतलब एक्साइटेबिलिटी हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेबिलिटी। याद रखिएगा कि एक्साइटेबिलिटी इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर मसल्स ओनली। आगे जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां जो न्यूरॉन्स होते हैं, दे ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी। सो एक्साइटेबिलिटी is the property of muscles also and it is the property of neurons also। ठीक, तो यहां मैं लिख देती हूं बच्चा,
It is also the property of it is the property of neurons too. ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे. अगला जो E है that stands for extensibility. extensibility. ये वाला E stands for elasticity and C stands for contractility. ठीक, समझिए मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता होती है और इसी मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, है ना. तो कॉन्ट्रैक्ट करना, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वापस से क्या अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है. मान लेते हैं मसल रिलैक्स था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वापस से क्या होगा, रिलैक्स होगा. नॉर्मली ऐसा ही होता है. तो हम बोलेंगे कि यही प्रॉपर्टी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया मसल, दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. जैसे आप रबड़ को अगर खींचेंगे, रबड़ अभी नॉर्मल है और जब आपने उसको खींच लिया, छोड़ेंगे, वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा. आप इसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी. तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की प्रॉपर्टी ही कहलाई उसकी इलास्टिसिटी. एक्सटेंसिबिलिटी की बात करें तो खींचने की प्रॉपर्टी. मान लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर रहा है ना. अब भर रहा है यूरिन, मान लेते हैं 200 से 400 ml यूरिन भर गया. ये हमने मिक्सचुरेशन में सीखा था बच्चा. कभी कभार अगर सोशल सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं हो तो आप यूरिनेशन को हॉल्ट कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं. क्या यूरिन बनना बंद हो जाता है? नहीं. अगर यूरिन बनना बंद नहीं होता तो ब्लैडर में यूरिन भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा. 400 से हो सकता है 800 मिलीलीटर यूरिन हो जाए यूरिनरी ब्लैडर में. क्या लगता है यूरिनरी ब्लैडर क्या अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा. तभी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ यूरिन अकोमोडेट हो सके. क्या यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं? क्या हमने सीखा था. क्या यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में मसल्स होती हैं? बिल्कुल, डेट्रूसर मसल्स बोला था. इनर लाइनिंग में एपिथेलियम भी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम. तो एपिथेलियम भी खींचती है, मसल्स भी खींच रही हैं, प्रेशर लग रहा है. तो हम बोलेंगे इस एक्सटेंड करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एक्सटेंसिबिलिटी. ठीक. तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, मसल्स की. जो जिनमें से एक प्रॉपर्टी जो एक्साइटेबिलिटी है, दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक. एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चा, मैं यहां जिक्र करना चाहूंगी उस प्रॉपर्टी का, एंड दैट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब समझते हैं क्या? देखिए, कंडक्टिविटी मान लेते हैं कि एक मसल एक्साइट हुआ, मसल एक्साइट हुआ, उसके अंदर करंट जनरेट हुआ, और ये करंट अगर मसल एक अपने आप से, जिस मसल के अंदर ये करंट जनरेट हुआ है, इस मसल से अगर ये करंट दूसरे मसल में ट्रांसफर हो गया, और ये ट्रांसफर कैसे होता है, तो ये होता है वाया गैप जंक्शन. कैसे होता है, तो वाया गैप जंक्शन. तो कुछ मसल्स में ये गैप जंक्शंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो एक मसल से दूसरे मसल में क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है. और इसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी. पर याद रखिएगा ये कंडक्टिविटी न्यूरॉन्स में भी होता है, क्योंकि आपको पता है स्टिमुलस जैसे ही, मान लेते हैं यहां किसी ने चिमटी काटी तो मुझे पता चला, मतलब ये जो स्टिमुलस है इसका सिग्नल मेरे सीएनएस को गया है. क्या लगता है यहां से लेके यहां तक एक ही न्यूरॉन होगा? नहीं.
मतलब मान लेते हैं अगर यहां पर एक न्यूरॉन है, इसके पीछे दूसरा न्यूरॉन है, मतलब इस न्यूरॉन से वो जो करंट डेवलप हुआ है, सिग्नल डेवलप हुआ है, वो इसके बाजू वाले न्यूरॉन में जा रहा होगा। मतलब ये करंट का कंडक्शन न्यूरॉन्स के बीच भी होता है। मतलब दिस कंडक्टिविटी इज नॉट एक्सक्लूसिव टू मसल्स, अगेन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन्स ऑल्सो। तो यहां पे दो प्रॉपर्टीज हो गई, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। These are the properties of muscles as well as neurons. तो conductivity present in muscles, some muscles बोलती हूं मैं, and also in neurons. चलिए, सो हियर वी आर डन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। तो ऐसा टिश्यू जिसमें ये चार प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिले, आप उस टिश्यू को मसल्स बोल सकते हैं। ठीक, चल प्रॉपर्टीज के बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स की। आपके बॉडी में जो मसल्स पाए जाते हैं वो कितने टाइप के हैं। ठीक, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके बॉडी के अंदर पाए जाने वाले मसल्स का। ठीक, इसी डायग्राम में मैं आपको सारे फीचर्स कंपैरेटिवली समझा दूंगी और आगे बारी बारी से हम लिखेंगे। ठीक है क्या बच्चा? तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो मसल्स को क्लासिफाई किया है वो किस आधार पे किया है। जब भी क्लासिफिकेशन होती है बच्चा, देयर हैज टू बी अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक, तो मसल्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं? एनसीईआरटी लिखती है कि मसल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशंस। कहां कहां पाए जाते हैं उस बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस ऑल्सो। सो मसल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, लिख दूं क्या? सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर location and appearance. etc. ठीक, तो कितने टाइप की मसल्स हमने क्लासिफाई करी हैं? तो मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, विसरल मसल्स, है ना। इस नाम में ही पता चल रहा है कि इनकी लोकेशन क्या होगी। हमने बोला ना मसल्स को क्लासिफाई करने का एक क्राइटेरिया क्या था, उनकी लोकेशंस। स्केलेटल मसल्स, वो मसल्स जो आपके स्केलेटन से एसोसिएटेड होती हैं। स्केलेटन मतलब आपका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना है? बोन्स एंड कार्टिलेज का बना होता है तो है कि नहीं? तो ऐसी मसल्स जो आपकी बोन से जुड़ी हो कहलाएंगी क्या? स्केलेटल मसल्स। ठीक, चल तो अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें, है ना, तो दे आर, लिख देती हूं ये बात, दे आर प्रेजेंट इन association with bones and bones is a part of your endoskeleton, इसलिए हमने ऐसी मसल्स को क्या बोला? स्केलेटल मसल। ठीक, कार्डियक, जैसे ही सुना आपने कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट। तो ऐसी मसल जो कहां पाई जाती हैं? हार्ट में, उनको हम क्या बोलेंगे? कार्डियक मसल्स। तो दे आर प्रेजेंट इन हार्ट। याद है क्या आपको? हार्ट में हमने लेयर्स पढ़ी थी और बोला था मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर थी दैट वाज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक, तीसरी टाइप ऑफ मसल विसरल मसल, और विसरल का मतलब होता है जो भी आपके ऑर्गेन्स हैं, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गेन्स, है ना, तो इन सब की लाइनिंग में अगर मसल्स
पाई जाएंगी तो कैसी होंगी? स्मूथ मसल्स होंगी, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? विसरल मसल्स, बिकॉज दे आर इन एसोसिएशन विथ विसरा। विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन जो आपके होते हैं बॉडी के अंदर। तो जैसे अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं, तो क्या ब्लड वेसल्स में 3 लेयर्स पढ़ी थी हमने? ब्लड वेसल्स की जो वॉल होंगी उसमें 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका, एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना। मीडिया में जो लेयर पाई जाएंगी वो कैसी होंगी? मसल्स की। कैसी मसल्स? विसरल मसल्स। साथ ही साथ हमने बोला था यूरिनरी ब्लैडर, साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में हमने बोला था क्या होता है? डेट्रूसर मसल्स। कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स। यूरेटर, यूरेटर जो कि किडनी से यूरिन लाता था और खाली करता था कहां? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर भी एक मस्कुलर ट्यूब होता है, तो यूरेटर की वॉल में भी क्या होंगी? मसल्स। कौन सी मसल्स? विसरल मसल्स। साथ ही साथ जो आपका पूरा का पूरा जीआईटी है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, गट भी बोलते हैं। इस पूरे गट की जो लाइनिंग होगी, वॉल जो होंगी, उसमें मसल्स की लेयर भी पाई जाएंगी। कैसी मसल्स? तो आप बोलेंगे विसरल मसल्स। तो चूंकि दे आर एसोसिएटेड विथ विसरा, इसलिए हमने क्या बोल दिया? विसरल मसल्स। ठीक, तो प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक, सो विसरल मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स। क्यों बोलते हैं स्मूथ, अभी पता चलेगा आपको। ठीक, चल, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इन तीनों टाइप के मसल्स का, और यहीं से हमें इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस के बारे में पता चलेगा बच्चा। सबसे पहला डिफरेंस देखकर बताइए, ये जो मसल सेल्स होती हैं, जो आपको स्केलेटल मसल सेल्स दिख रही हैं और कार्डियक मसल सेल्स दिख रही हैं, क्या ये फाइबर लाइक दिख रही है? और फाइबर लाइक दिख रही है मतलब कैसी हैं? सिलेंड्रिकल। तो सबसे पहला डिफरेंस, ये जो है वो कैसी हैं? सिलेंड्रिकल। ये कैसी है? सिलेंड्रिकल। पर क्या ये सिलेंड्रिकल है? नहीं। क्या आपके इनके जो एंड्स हैं, ये जो सेल हैं, क्या इनके जो टिप्स हैं, क्या आपको पॉइंटेड दिख रहे हैं? टिप्स क्या है? पॉइंटेड। मतलब हम बोलेंगे दे आर टेपर्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स। इसी को बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। क्या बोलते हैं? फ्यूजिफॉर्म। तो ये कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। ये कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। और ये कैसा होगा? फ्यूजिफॉर्म, मतलब टेपर्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स। पहला डिफरेंस। ठीक, कंपैरिजन हम पढ़ रहे हैं। दूसरा देखिए, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, है ना, मसल्स है, मसल एक टिश्यू है, एंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ एग्रीगेशन, ग्रुप ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स? मसल सेल्स। तो ये मैंने एक मसल सेल बनाया है, फॉर एग्जांपल, ये मैंने दूसरा मसल सेल बनाया, ये मैंने तीसरा मसल सेल बनाया, ये मैंने चौथा मसल सेल बनाया। ये जो मैंने एक मसल सेल बनाया, इसके अंदर ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियाई। हर सेल में न्यूक्लियस तो होगा ना बच्चा, है ना? तो सेल है तो न्यूक्लियस होगा, कुछ एक्सेप्शन अगर हम हटा दे तो, है ना, क्योंकि हमने आरबीसी अब तो पढ़ लिया है। तो सेल है तो न्यूक्लियस होगा। पर यहां मैंने अगर एक सेल देखा तो इसके अंदर मुझे खूब सारे न्यूक्लियस दिख गए, मतलब क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड। याद रखिएगा, जब डेवलपमेंट होती है तो कुछ जो ये स्केलेटल मसल्स बनाने वाली प्रिकर्सर सेल्स होती हैं, प्रिकर्सर सेल्स मतलब जो कि गिव राइज करेंगी दूसरे सेल को। तो जो स्केलेटल मसल सेल को बनाने वाली प्रिकर्सर सेल्स हैं, जिनको बोला जाता है मायोसाइट्स। क्या बोलेंगे? मायोसाइट्स। तो जो प्रिकर्सर मायोसाइट्स होती हैं, ये मायोसाइट्स फ्यूज हो जाती हैं, और जब फ्यूज हो जाएंगी, मान लेते हैं मैंने लिया 30 मायोसाइट। कितने मायोसाइट्स? 30 मायोसाइट। 30 अलग अलग सेल्स होंगी तो 30 अलग अलग न्यूक्लियस होगा। पर अगर मैंने 30 सेल को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, और क्या बना दिया? एक सेल। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इन 30 सेल का न्यूक्लियस एक सेल के अंदर आ गया, मतलब क्या हो गई? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसी को हम बोलते हैं सिंसीशियम। क्या बोलते हैं? सिंसीशियम। ठीक है क्या?
मैं बस अभी समझा रही हूं, बारी बारी से हम लिखेंगे। तो याद रखिएगा, जब स्केलेटल मसल सेल्स बनती हैं तो बहुत सारी जो प्रिकर्सर सेल्स होती हैं ये फ्यूज हो जाने की वजह से ये जो मसल सेल बनके तैयार हुई हमारी स्केलेटल मसल सेल्स, ये कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? सिंसीशियम। इतनी बात क्लियर? पर वहीं अगर कार्डियक मसल सेल की बात करें तो देखिए, ये रहा एक मसल सेल, ये रहा दूसरा मसल सेल, ये रहा तीसरा मसल सेल, और एक सेल के अंदर आपको केवल एक ही न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। ठीक है क्या? तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस की संख्या कितनी होगी? एक। वहीं आप स्मूथ मसल्स को देखें, ये एक मसल सेल, ये दूसरी मसल सेल, ये तीसरी मसल सेल, और हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस, मतलब दिस इज ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ये कैसी होंगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये कैसी होंगी? यूनिन्यूक्लिएटेड। ये कैसी होंगी? यूनिन्यूक्लिएटेड। अगला पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, ये जो न्यूक्लियस है बच्चा, इस न्यूक्लियस के नंबर में तो डिफरेंस था ही, देख लिया हमने, पर इस न्यूक्लियस के पोजीशन, लोकेशन में भी डिफरेंस होगा। और वो क्या होगा? तो देखिए जरा, यहां पे आपको न्यूक्लियस बिल्कुल किनारे दिख रही है क्या? ये जो सेल है इसके बिल्कुल कहां दिख रही है? पेरीफेरी पे। पर यहां पर न्यूक्लियस कहां दिख रहा है? एकदम सेंटर में। यहां न्यूक्लियस कहां दिख रहा है? सेंटर में। मतलब यहां पर न्यूक्लियस वुड बी सेंट्रल। तो ये क्या बनाया मैंने? दिस इज न्यूक्लियस। यहां भी क्या है? ये न्यूक्लियस। अगर मैं यहां पर न्यूक्लियस की बात करूं तो ये रहा हमारा तो यहां पर हर सेल के अंदर न्यूक्लियस की संख्या होगी एक से ज्यादा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसीशियम। ठीक, यहां पर यूनिन्यूक्लिएटेड, यहां पर यूनिन्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस की पोजीशन यहां पर किनारे होगी, और किनारे है इसलिए हमने क्या बोला? पेरीफेरल। न्यूक्लियस कहां है? पेरीफेरी पे है, इसलिए क्या बोला? पेरीफेरल। सेल के बिल्कुल किनारे पे। यहां पर न्यूक्लियस कैसा होगा बच्चा? तो यहां पर है सेंट्रल। यहां पर भी न्यूक्लियस कैसा है? सेंट्रल। ठीक, साथ ही साथ अगर मैं नंबर की बात करूं तो यहां पर नंबर वुड बी मेनी पर सेल। यहां पर दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। दिस इज ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड। इसलिए मेनी पर सेल है तो हम क्या बोलेंगे इसको? मल्टी न्यूक्लिएटेड। और चूंकि ये बहुत सारे सेल्स के फ्यूजन से बना है तो हम इसको क्या बोल देंगे? हम इसको बोलेंगे सिंसीशियम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है आपको, सिंसीशियम। ठीक, चलिए, तो हमने इनके शेप की बात कर ली, हमने बात करी कि न्यूक्लियस कहां है और कितने हैं। एक और बात देखिए जरा, यहां पे जो सेल्स हैं, ये सेल्स के आपस में ब्रांच के जरिए कनेक्टेड हैं। दिख रहे हैं क्या ब्रांचेस? क्या यहां दिख रहे हैं? बिल्कुल। तो ये जो मैंने बनाया, दिस इज नथिंग बट दी ब्रांच। मतलब कार्डियक मसल्स में आपको ब्रांच देखने को मिलेगा। तो इट इज सिलेंड्रिकल बट ब्रांच्ड। इट इज अ सिलेंड्रिकल बट अनब्रांच्ड। कोई शाखाएं यहां पर निकलती हुई नहीं दिख रही हैं। अगर मैं स्मूथ मसल्स की बात करूं तो इट इज ऑल्सो अनब्रांच्ड। यहां भी कोई ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक, चल, तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस हमने सीखे। अगला डिफरेंस, यहां पर मैंने व्हाइट कलर से कुछ बैंड टाइप बनाया है, बीच में काले बैंड दिख रहे हैं,
है ना, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। और यही जो ऑल्टरनेट व्हाइट ब्लैक ना बोल के मैं लाइट और डार्क बोलूं तो ये ज्यादा सही रहेगा। तो ये जो लाइट और डार्क कलर की बैंड्स हैं वो कैसी मौजूद हैं, ऑल्टरनेट, मतलब लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क। इस ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड का होना कहलाता है कि भैया स्ट्राइएशंस मौजूद हैं। ये मसल्स कैसी हैं, स्ट्राइप्ड हैं। जैसे आप बोलते हैं ना स्ट्राइप्ड शर्ट्स, मतलब क्या है, दो अलग कलर के आपको क्या दिख रही हैं, लाइनिंग्स दिख रही हैं। ठीक वैसे ही यहां भी आपको दो अलग कलर के क्या दिखते हैं, बैंड्स दिखते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, ऑल्टरनेटिवली। तो लाइट और डार्क बैंड का ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज होना, इसको जो प्रॉपर्टी प्रदान करता है वो है स्ट्राइएशन। तो स्ट्राइएशन आपको क्या कार्डियक मसल्स में भी दिख रहा है, यस। क्या आपको स्केलेटल मसल्स में भी दिख रहा है, यस। क्या स्मूथ मसल में दिख रहा है, नहीं। तो स्ट्राइएशन है, स्ट्राइएशन है, यहां स्ट्राइएशन नहीं है, एकदम चिकने दिख रहे हैं, इसलिए नाम क्या दिया, स्मूथ मसल्स। ठीक। आप बोलेंगे मैडम ये लाइट और डार्क बैंड कैसे आया इसके अंदर, तो इसी लाइट और डार्क बैंड को एकदम डिटेल में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, मसल्स है तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो है वो आती है दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से, नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन कुछ इस प्रकार अरेंज होते हैं स्केलेटल मसल्स में कि ये लाइट और डार्क बैंड का अपीयरेंस देते हैं। कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन कि यहां लाइट और डार्क बैंड बनता हुआ दिखाई देता है। लाइकवाइज यहां भी लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज्ड है। पर याद रखिएगा, क्या स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, करती है। क्या यहां पर एक्टिन और मायोसिन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एक्टिन मायोसिन होना चाहिए, पर यहां एक्टिन और मायोसिन कुछ इस प्रकार से अरेंज नहीं होते कि लाइट और डार्क बैंड देखने को मिले। ठीक। तो दिस वुड बी स्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएशंस किसकी वजह से आई हैं, तो जो एक्टिन और मायोसिन होती हैं इनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट की वजह से लाइट और डार्क बैंड बनता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है क्या इतनी बात बच्चा? चलिए, तो इतनी बातें पहले हम लिख लेते हैं। तो स्केलेटल मसल शेप की बात करें तो कैसा शेप, सिलेंड्रिकल। कैसा, सिलेंड्रिकल। कार्डियक मसल्स शेप कैसा, सिलेंड्रिकल। दोनों ही सिलेंड्रिकल है, पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, तो स्केलेटल मसल्स ब्रांच्ड नहीं होती, तो दिस वुड बी सिलेंड्रिकल बट अनब्रांच्ड, और ये सिलेंड्रिकल बट ब्रांच्ड। अगर मैं स्मूथ मसल की बात करूं तो शेप क्या होगा स्मूथ मसल का, तो आप बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का मतलब टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग का मतलब पॉइंटेड, दोनों तरफ से क्या है ये, पॉइंटेड। तो पॉइंटेड फ्रॉम या पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स। चल, अगर मैं न्यूक्लियाई की बात करूं, है ना, तो दो बातें। न्यूक्लियाई, नंबर पर सेल एंड लोकेशन। तो स्केलेटल मसल में अगर मैं नंबर पर सेल की बात करूं तो कितना होगा, मेनी। एक सेल के अंदर मेनी न्यूक्लियाई, इसलिए हम ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को जो कि फ्यूजन ऑफ सेल्स से मिलके बनता है क्या कहते हैं, सिंसीशियम। तो हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड
क्या है? सिंसीशियम। पर यहां पर एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस है? तो आप बोलेंगे 1, इसलिए कंडीशन क्या है? यूनी न्यूक्लिएटेड। यहां पर कितना होगा बच्चा? 1, तो कंडीशन वुड अगेन बी यूनी न्यूक्लिएटेड। सही क्या? अगर मैं लोकेशन ऑफ दिस न्यूक्लियस की बात करूं तो यहां पे न्यूक्लियस बिल्कुल किनारे धकेल दिया गया था, तो यहां पर लोकेशन वाज पेरीफेरल। पेरीफेरी पे है तो क्या बोला? पेरीफेरल। पर यहां पर न्यूक्लियस कैसा था? सेंट्रल, सेंटर में था। कोई सिग्निफिकेंस तो नहीं है, पर देखने को मिला है कि यहां सेंट्रल है, और यहां भी कैसा है? सेंट्रल है। स्ट्राइएशंस, स्ट्राइएशंस का मतलब क्या होता है? स्ट्राइएशन का मतलब होता है, यहां ऊपर लिख रही हूं, प्रेजेंस ऑफ alternate light and dark bands। डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं स्ट्राइएशन की बात करूं तो स्केलेटल मसल में स्ट्राइएशन क्या होंगे? प्रेजेंट। यहां पर भी प्रेजेंट, पर यहां पर एब्सेंट। तो जिन मसल्स में स्ट्राइएशन होगा उनको क्या बोलेंगे? स्ट्राइएटेड। क्या बोलेंगे उनको? स्ट्राइएटेड या स्ट्राइप्ड। स्ट्राइएटेड या स्ट्राइप्ड। यहां भी इनको क्या बोल सकते हैं? स्ट्राइएटेड या स्ट्राइप्ड। ये क्या होंगी? नॉन स्ट्राइएटेड या नॉन स्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइएटेड या अनस्ट्राइप्ड। क्लियर है इतनी बात? चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें कंपेयर करना है। इतना हमने सीखा और लिख लिया। बची हुई प्रॉपर्टी समझते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होता है? देखिए, इंटरकैलेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे मिलना, जैसे ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? इंटरकैलेट हो गया। ठीक, तो इंटरकैलेट जहां पर दो सेल्स क्या करेंगी? मिलेंगी। मान लेते हैं यहां मैंने बनाया एक सेल, दिस इज सेल नंबर 1, और यहां मैंने बनाया सेल नंबर 2। दिस इज सेल नंबर 1, दिस इज सेल नंबर 2। ठीक, देखिए ये है हमारी सेल नंबर 1 और दूसरी है सेल नंबर 2, और ये क्या हो रही है? मिल रही है। मिल रही है मतलब इंटरकैलेट हो रही। और जहां ये इंटरकैलेट होती हैं यहां पर कुछ जंक्शंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंक्शंस। आप बोलेंगे मैडम जंक्शंस क्या होते हैं? तो जंक्शन का मतलब होता है जहां चीजें मिले, मतलब जहां दो सेल्स मिलती हैं वहां पर अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग टाइप के जंक्शंस होते हैं। मान लेते हैं दो सेल को जोड़ के रखना है, अडहेयर करके रखना है, तो हम बोलेंगे ऐसे जंक्शन जो कि दो सेल को अडहेयर करके रखते हैं कहलाएंगे अडहेयरिंग जंक्शन। ऐसा जंक्शन जो कि दो सेल के जहां पर मिल रहे हैं दो सेल्स, वहां पर एक सेल का दूसरे सेल से मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करवा दे, तो वो जंक्शन कहलाएगा गैप जंक्शन। ठीक, तो मान लेते हैं कि मैंने इस सेल नंबर 1 से सेल नंबर 2 में क्या बना दिया? एक टनल बना दिया। और जब मैं टनल बना दूंगी तो क्या इसका सबस्टेंस
इस टनल से इस सेल में जा सकता है या इसका इस सेल में आ सकता है। तो ऐसा जंक्शन कहलाता है बच्चा गैप जंक्शन। क्या कहलाता है? गैप जंक्शन। अगर मुझे सेल को अडहेयर करना है, सेल को क्या करना है? अडहेयर करना है, तो मैंने एक अलग टाइप का जंक्शन बनाया, एक दूसरे टाइप का जंक्शन बनाया, जिसको क्या नाम दिया? अडहेरिंग जंक्शन। क्या नाम दिया? अडहेरिंग जंक्शन। जिसने क्या किया? दो सेल को अडहेयर कर दिया। एंड वन ऑफ द टाइप्स ऑफ अडहेरिंग जंक्शन इज डेस्मोसोम। क्या बोलते हैं? डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम क्या करता है? अडहेरिंग करता है। अडहेयर करना मतलब चिपका के रखना। जैसे आप फेविकॉल को अडहेसिव बोलते हैं, तो अडहेरिंग जंक्शन जो दो सेल को क्या करे? अडहेयर करके रखे। तो याद रखिएगा, ये मैं क्यों बता रही हूं, जो कार्डियक सेल्स होती हैं, है ना, कार्डियक सेल्स जहां पर इंटरकैलेट होती है, ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2, जहां ये इंटरकैलेट हो रही हैं, वहां पर ये जंक्शंस मौजूद होते हैं। और इन जंक्शंस को ही कलेक्टिवली बोला जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क। और याद रखिएगा, ये इंटरकैलेटेड डिस्क का होना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल्स। किसका फीचर है ये? कार्डियक मसल्स। आपको स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स में ये इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे मैडम इस इंटरकैलेटेड डिस्क का सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो मैंने आपको फंक्शन बताया बच्चा, गैप जंक्शन है, मतलब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवाएगा। क्या हमने हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था? बिल्कुल। ऐसे नोड से जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता था, क्या दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती थी धड़ल्ले से? क्या कभी लगता है कि एट्रिया का कुछ हिस्सा बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, दूसरा हिस्सा बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता होगा? नहीं। द एट्रिया, इंटायर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो सब में धड़ल्ले से कैसे पहुंचा? क्योंकि ये जो कार्डियक मसल्स हैं, एट्रिया कहां? किसका पार्ट? हार्ट का। वेंट्रिकल किसका पार्ट? हार्ट का। इन सब का इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होना तब संभव हो पा रहा है क्योंकि ये सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं। एक के पास सिग्नल पहुंचा, दूसरे के पास धड़ल्ले से पहुंच जाएगा, क्योंकि क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क। क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क में क्या होता है? गैप जंक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को क्या करता है? ये फास्टन अप करता है। कौन? इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक। तो इंटरकैलेटेड डिस्क ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज इंटरकैलेटेड डिस्क। कौन कौन से जंक्शन प्रेजेंट होते हैं? तो यहां मैंने ऊपर बनाया। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चा? ठीक। द लास्ट प्रॉपर्टी कि भैया ये जो मसल्स हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग हो सकता है? आपके विल के अकॉर्डिंग हो सकता है? तो आप बोलेंगे कि स्केलेटल मसल्स आपकी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकती हैं, और अगर आपकी मर्जी आपके विल के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है तो आप इसको क्या बोलेंगे? वॉलंटरी। वॉलंटरी फॉर एग्जाम्पल, जो मैं बोल रही हूं अपनी मर्जी से ही बोल रही हूं ना बच्चा, तो मेरे बोलने के दौरान जो मेरी लिप की मसल्स हैं, जो मेरी फेशियल मसल्स हैं, वो क्या हो रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेरे विल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। मैं जैसा चाहूं वैसा कॉन्ट्रैक्ट करवा रही हूं, है ना, क्योंकि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आपके कंट्रोल में है। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा फेशियल एक्सप्रेशन आएगा। और फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आता है? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से। मैं जो चाहूं वो बोल रही हूं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, तो मेरी लिप की जो मसल्स है वैसी वाइब्रेट कर रही हैं, मेरी टंग की मसल्स वैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। साथ ही साथ जो मैंने हाथ का मूवमेंट किया, लिफ्ट किया, है ना, ये जो मूवमेंट है, यहां जो मसल्स मौजूद हैं, बाइसेप्स, नीचे ट्राइसेप्स, है ना, ये भी क्या है? स्केलेटल मसल्स, वॉलंटरी हैं।
साथ ही साथ एब्डोमिनल मसल्स, कपालभाति करते हैं, एब्डोमिनल मसल्स मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या बोलेंगे? स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल्स। ठीक, तो वॉलंटरी मसल्स के एग्जाम्पल, जो स्केलेटल मसल्स हम बोल रहे हैं ना वॉलंटरी, उसके एग्जाम्पल जैसे फेशियल मसल्स, टंग मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब हो गई। कार्डियक मसल्स एग्जाम्पल क्या होगा भैया, कहाँ होंगी? एक्सक्लूसिवली फॉर हार्ट। कहाँ पाई जाएंगी? हार्ट में। पर अगर मैं विसरल मसल्स की बात करूं, विसरा, इंटरनल ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में ही सीखा, कहाँ? आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी वॉल में पाई जाएंगी, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी वॉल में पाई जा रही है, यूरेटर की वॉल में पाई जा रही है, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनकी लाइनिंग में पाई जा रही है। तो ये क्या है? स्मूथ मसल्स। ठीक, चलिए तो यही बात कर लें। तो हमने इसको बोला वॉलंटरी और लोकेशन की बात करी। कार्डियक मसल्स, क्या आपकी मर्जी से हार्ट रेट बढ़ता या कम होता है? क्या आपकी मर्जी से कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का और रिलैक्सेशन आपकी मर्जी से चलता है क्या? नहीं। इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स। क्या आप जब बोलेंगे आपकी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगी क्या? नहीं। मतलब जो विसरल मसल्स, जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं? इनवॉलंटरी। ठीक, चलिए तो लिख लेते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज को बच्चा। तो इंटरकैलेटेड डिस्क की बात की जाए तो स्केलेटल मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क वुड बी एब्सेंट, यहां पर प्रेजेंट, यहां पर एब्सेंट। प्रेजेंट तो क्या काम करती हैं? तो इंक्रीजेस दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंक्रीजेस दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो भी इंपल्स है उसका कंडक्शन फास्टन अप करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंक्शन होता है। कौन सा जंक्शन? गैप जंक्शन। केवल गैप जंक्शन होता है? नहीं। तो यहाँ पर गैप जंक्शन के साथ साथ एक और जंक्शन था, क्या नाम था? डेस्मोसोम। तो गैप जंक्शन एंड डेस्मोसोम्स प्रेजेंट कहां पाई जाएंगी? तो एट द जंक्शन ऑफ टू कार्डियक सेल्स, प्रेजेंट एट द जंक्शन, जंक्शन मतलब जहां दो सेल्स मिल रही हैं, एट द जंक्शन ऑफ टू कार्डियक मसल सेल। नेचर की बात करें तो भैया क्या नेचर है? तो स्केलेटल मसल इनवॉलंटरी या वॉलंटरी? तो आप बोलेंगे वॉलंटरी। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अकॉर्डिंग टू योर will. This is involuntary. This is involuntary. अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो टंग मसल, फेशियल मसल्स, abdominal muscle, biceps, triceps, कार्डियक मसल्स कहां पर? लोकेशन वुड बी हार्ट। स्मूथ मसल वॉल ऑफ ureter, urinary bladder, blood vessels, और कहां पर बच्चा? तो it would be present in your alimentary canal, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आप क्या बोलते हैं? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स क्लियर है। मैंने बिल्कुल कंपैरेटिव अकाउंट है ना, बिल्कुल कॉलम्स में समझाया है।
ऐसे याद करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जब भी आप चीज़ों को कंपेयर करें, टाइप्स क्लासिफिकेशन पढ़े, तो आप हमेशा चार्ट के फॉर्म में ही पढ़ें, ऐसे कंपैरेटिवली ही पढ़ें, है ना। चलिए, रिवाइज करना आसान होता है। बढ़ते हैं आगे बच्चा। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है स्केलेटल मसल्स को थोड़ा डिटेल में, है ना। स्केलेटल मसल का मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो थोड़ा सा हिस्टोलॉजी की बात करें कि आपका जो स्केलेटल मसल है वो दिखेगा कैसे। तो हमने क्या किया, कोई भी एक स्केलेटल मसल उठाया, है ना। स्केलेटल मसल किससे जुड़ी होंगी, बोन से। और मसल्स बोन से कैसे जुड़ती हैं, तो आप बोलेंगे मसल्स बोन से जुड़ती हैं वाया टेंडन। किससे जुड़ती हैं, टेंडन की मदद से। तो मसल्स अटैच टू bones via टेंडन, नहीं टेंडन, ठीक। चलिए, कनेक्टिव टिश्यू ही है टेंडन। तो हमने क्या किया, वो स्केलेटल मसल उठाया और उसका एक सेक्शन कट किया, और उस सेक्शन को देखेंगे तो कुछ ऐसा अपीयर होगा। सो ये क्या है हमारा सेक्शनल व्यू। दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक। समझिएगा बच्चा, स्केलेटल मसल, ठीक। अगर मसल की बात करें तो मसल क्या है, टिश्यू है। टिश्यू क्या है, मिला होगा, बहुत सारे सेल्स के मिलने से बना होगा हमारा कौन, ये मसल टिश्यू। अगर मैं स्केलेटल मसल्स में मसल टिश्यू की बात करूं, है ना, तो आप समझने के लिए समझिए कि हमारे पास बहुत सारे मसल्स सेल्स होंगे। तो मान लेते हैं कि ये रहा मेरा एक मसल सेल। कौन सा मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल। ये रहा दूसरा स्केलेटल मसल सेल, ये रहा तीसरा स्केलेटल मसल सेल, ठीक। अब मुझे इन्हीं मसल सेल्स को जोड़ना है ताकि क्या बन जाए, मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मसल बन जाए। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन सारे मसल सेल्स को बारी बारी से जोड़ूंगी और क्या बना दूंगी, एक बंडल, ठीक। अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा है तो ये साथ में, अगर छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा क्या, बिल्कुल गिर जाएगा। मतलब मुझे इसको बाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ग्लू चिपकाना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी में जो ग्लू है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे स्केलेटल मसल्स सेल्स लेंगे और उन स्केलेटल मसल सेल्स, इसके चारों तरफ ग्लू लगाया, इसके चारों तरफ ग्लू लगाया, इसके चारों तरफ ग्लू लगाया, और फिर क्या किया, इनको आपस में चिपका दिया। तो ये जो ग्लू लगाया है मैंने, ये ग्लू कहलाएगा एंडोमाइसियम। ये ग्लू क्या कहलाएगा, एंडोमाइसियम। इस डायग्राम पे हम आते हैं बच्चा थोड़ी देर में, है ना। मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली अभी यहां पे बस मैं आपको समझा रही हूं, वापस से उस स्लाइड पे मैं आऊंगी, ठीक। चलिए, तो हमने क्या किया है, हमने लिया है मसल फाइबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल सेल। तो मैंने लिया एक मसल सेल, मैंने लिया दूसरा मसल सेल, मैंने लिया तीसरा मसल सेल, चौथा मसल सेल, है ना। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूंगी तो किसी भी सिलेंड्रिकल चीज का क्रॉस सेक्शनल व्यू ऊपर से दिखने पे गोल ही दिखेगा, इसलिए मैं गोल बना रही हूं बच्चा, सेक्शनल व्यू है ना। तो ये मैंने लिया बहुत सारे स्केलेटल मसल सेल्स बनाई, और इन मसल सेल्स को आपस में चिपकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, ग्लू का इस्तेमाल किया। तो यहां पे मैंने किसका इस्तेमाल किया, ग्लू का इस्तेमाल किया, ठीक। जिसकी वजह से मेरे पास स्केलेटल मसल सेल का क्या तैयार हो गया है, एक बंडल। क्या तैयार हो गया है, बंडल। तो अंदर की तरफ ये जो बना, ये क्या है बच्चा, दिस इज स्केलेटल
स्केलेटल मसल सेल। ठीक, ऐसी ऐसी बहुत सारी सेल्स हो गई और ये पूरा का पूरा जो तैयार हुआ इसको मैंने क्या बोल देना है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर बंडल। और बंडल को यहां बोलते हैं हम फैसिकल। क्या बोलते हैं, फैसिकल। इसी को आप मसल बंडल बोल सकते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है मसल बंडल, मतलब फैसिकल, मसल सेल्स की बंडल। ठीक, ऐसे ऐसे बहुत सारे बंडल्स होंगे, ऐसे ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे बंडल्स होंगे। यहां पे भी एक बंडल होगा, यहां पे भी एक बंडल होगा, मतलब आपको बहुत सारे बंडल्स दिख रहे हैं। तो हमें इन बंडल्स को भी जोड़ के रखना है। जैसे हमें मसल सेल्स को जोड़ने के लिए क्या चाहिए था, ये जो येलो कलर से मैंने बनाया, दिस वाज व्हाट, दिस वाज कनेक्टिव टिश्यू, ग्लू था। इसको क्या बोला था, एंडोमाइसियम। तो हमें क्या मिल गया था, स्केलेटल मसल सेल्स का एक गुच्छा, क्लस्टर। पर एक क्लस्टर यहां रहा, एक क्लस्टर ये रहा, एक क्लस्टर ये रहा। मतलब अगर मुझे फैसिकल्स को भी आपस में जोड़ना है तो मुझे फैसिकल्स के चारों तरफ ग्लू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ग्लू लगाना पड़ेगा। तो फैसिकल्स को आपस में जोड़ने के लिए फैसिकल में ग्लू लगाया, दूसरे फैसिकल में ग्लू लगाया, तब जाके ये जुड़ेंगे। ग्लू मतलब कनेक्टिव टिश्यू, और यहां भी जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी जो फैसिकल को सराउंडिंग कर रही होंगी कहलाएंगी पेरीमाइसियम। क्या कहलाएंगे बच्चा, पेरीमाइसियम। और ये जो पूरा मसल बंडल्स जो आपस में कनेक्ट हो गई, अब इनको हम वापस से क्या करेंगे, एक लेयर से सराउंड कर देंगे और तब जाके हम इसको बोलेंगे मसल। क्या बोलेंगे, मसल। एंड दिस इज व्हाट, दिस लेयर is again a layer of connective tissue called as epimysium। ये बात समझ आ रही है आपको? तो हमने मसल सेल्स को आपस में चिपकाया विद द हेल्प ऑफ ग्लू, कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। और जब मसल सेल्स आपस में चिपक गई तो हमें क्या मिल गया, मसल सेल्स का एक बंडल। क्या बोला उसे, एक बंडल को फैसिकल। ऐसे ऐसे बहुत सारे फैसिकल्स बने होंगे। अब फैसिकल्स को आपस में चिपकाने के लिए हमने क्या किया, इसके चारों तरफ ग्लू लगाया, और वो ग्लू अगेन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज पेरीमाइसियम। अब जब हमारे पास आपस में मसल बंडल्स जुड़ गए तो हमने चारों तरफ वापस से कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग चढ़ा दी। क्या बोला उसको, एपीमाइसियम, और बनके तैयार है हमारा क्या, मसल। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। यहां पर मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर अपने एक मसल सेल को बाहर निकालूंगी। ये मेरा एक मसल सेल था, तो मैंने क्या किया, इस मसल सेल को बाहर निकाला। इस मसल सेल के अंदर अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर अगेन क्या होते हैं बच्चा, बहुत सारे लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइबर्स। इसको आप ऐसे इमेजिन करें जैसे आपका नूडल का जो पैकेट होता है उसमें पैरेलल रन कर रही क्या होती हैं, बहुत सारी नूडल्स होती हैं ना। तो नूडल का जो पैकेट है, एक पैकेट, उसको समझ लीजिए वो है एक मसल सेल। क्या है वो, एक मसल सेल। तो ये क्या है हमारी, दिस इज वन मसल सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। ठीक, और इस एक मसल सेल के अंदर बहुत सारी पैरेलली रन कर रही क्या होंगी, छोटी छोटी फाइबर्स। हम क्या बोलेंगे उनको, उनको हम बोल देंगे बच्चा, दीज आर मायोफाइब्रिल्स। क्या कहलाएंगी ये, मायोफाइब्रिल्स। तो नूडल का पैकेट वुड बी योर मसल फाइबर, और उसके अंदर प्रेजेंट जो नूडल होगा दैट वुड बी मायोफाइब्रिल्स। बात यहीं खत्म नहीं होती है। मैंने क्या किया, मैंने मायोफाइब्रिल, एक मायोफाइब्रिल यहां से निकाला। क्या किया,
एक मायोफाइब्रिल यहां से निकाला और सोचा कि देखो तो जरा मायोफाइब्रिल आखिर होता क्या है। तो इस मायोफाइब्रिल को अगर मैंने उठाया और देखा तो इस मायोफाइब्रिल के अंदर अगेन पतले पतले मुझको क्या देखने को मिले, फिलामेंट्स। क्या देखने को मिले, फिलामेंट्स। और इन्हीं फिलामेंट को हम बोल देंगे बच्चा मायोफिलामेंट। क्या बोल देंगे, मायोफिलामेंट। Myofilament, which is made up of thick as well as thin filament. Thick as well as thin filament. जहां पर प्राइमरली दो टाइप की प्रोटीन्स होंगी, एक्टिन एज वेल एज मायोसिन। अभी बात करेंगे, ठीक। तो कहां से कहां पहुंच गए, क्या ये बात समझ आ रही है आपको? हमने मसल सेल्स को आपस में ग्लू किया था एंडोमाइसियम से, क्या बन गया था, एक फैसिकल। फैसिकल के चारों तरफ क्या लगाया, ग्लू लगाया, क्या बोला उसको, पेरीमाइसियम, आपस में जोड़ दिया। अब इसके चारों तरफ हमने वापस से ग्लू चढ़ाया, क्या बोला उसको, एपीमाइसियम। अब मसल सेल को उठा के देखा तो मसल सेल के अंदर मुझे बहुत सारे क्या देखने को मिले, पैरेलली, है ना, पतले पतले फाइबर्स देखने को मिले। क्या बोल दिया उसको, मायोफाइब्रिल। और उस मायोफाइब्रिल के ऊपर ही क्या पाया जाता है बच्चा, इस मायोफाइब्रिल के ऊपर ही मुझे क्या देखने को मिलेगा, लाइट एंड डार्क बैंड। क्या देखने को मिलेगा, लाइट एंड डार्क बैंड। और ये लाइट और डार्क बैंड कैसे बनता है, तो इट इज ड्यू टू मायोफिलामेंट्स, थिक एज वेल एज थिन फिलामेंट। कुछ इस प्रकार अरेंज होती हैं कि क्या देखने को मिलता है, लाइट एंड डार्क बैंड। क्लियर है इतनी बात? चल, तो इसी को मैंने यहां पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया था, ठीक। सो दिस इज दी, ये फिगर क्या था, दिस वाज द सेक्शनल व्यू ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक, देखिए इस स्केलेटल मसल के अंदर क्या होंगी, बहुत सारी फैसिकल्स। तो मैंने ये ब्लू कलर से जो बनाया है वो क्या बनाया बच्चा, सो दिस इज एक्चुअली वन फैसिकल। फैसिकल के अंदर क्या होता है बच्चा, तो फैसिकल के अंदर बहुत सारे स्केलेटल मसल्स होती हैं। तो हमने क्या बोला कि इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारी स्केलेटल मसल सेल, एक को निकाला। सो दिस इज व्हाट, वन स्केलेटल मसल सेल, या इसी को हम क्या बोल देंगे, मसल फाइबर। ठीक, याद रखिएगा, एक मसल फाइबर के अंदर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे पैरेलली प्रेजेंट फिलामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, मायोफिलामेंट। तो एक मसल सेल के अंदर आपको क्या मिल रहा है, बहुत सारे मायोफिलामेंट। मैंने एक को बाहर निकाल दिया, तो दिस इज वन मायोफाइब्रिल, इसको क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल। और इस मायोफाइब्रिल के अंदर आपको क्या मिल रहा है, मायोफिलामेंट। मायोफाइब्रिल के अंदर आपको क्या मिल रहा है, मायोफिलामेंट, थिक एंड थिन फिलामेंट। ठीक, हमने बोला कि पूरे मसल को हमने सराउंड किया जिस लेयर से, पूरे मसल को, चलिए पीछे से जाते हैं, हमने एक मसल सेल को सराउंड किया था, किससे बच्चा, एक मसल सेल को सराउंड किया था, किससे, तो दैट वाज एंडोमाइसियम। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी, जिसकी वजह से हमें क्या मिल गया, बहुत सारे मसल सेल्स का एक गुच्छा, और उस गुच्छे को हमने सराउंड किया जिस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से, क्या बोल दिया उसको, पेरीमाइसियम। और जब फैसिकल्स आपस में कनेक्टेड हो गए तो हमने उसके चारों तरफ वापस से कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनाई, क्या बोल दिया उसको,
एपीमाइसियम, ठीक, एंडो अंदर की तरफ रहेगा, एपी बाहर की तरफ, तो दो ई के बीच एक पी सैंडविच है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो अंदर की तरफ एंडो और बाहर की तरफ एपी, बीच में पेरी होगा, ठीक। चलिए जी, याद रखिएगा बच्चा, मसल्स हैं तो मसल को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं, नर्व सप्लाई होना चाहिए, ब्लड सप्लाई होना चाहिए। तो यहां पर मैंने बना दिया है ब्लड सप्लाई। क्या है ये, ब्लड सप्लाई, ठीक। याद रखिएगा, जो एक मसल सेल होती है, सेल है तो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल का साइटोप्लाज्म होगा। तो जहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, वर्ड आता है लेमा, लेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सार्कोलेमा, सार्कोलेमा का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। सार्कोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। तो सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा membrane of muscle cell. Sarcoplasm, cytoplasm of muscle cell, ठीक। तो ये अगर एक मसल सेल है तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है, वो क्या है, सार्कोलेमा, और इसके अंदर जो भी होगा कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और उसी साइटोप्लाज्म में याद रखिएगा पैरेलली कौन प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है आपका मायोफाइब्रिल्स, क्योंकि हमने बोला था ना, एक स्केलेटल मसल सेल को कैसे इमेजिन कर सकते हो, नूडल के पैकेट जैसा। तो एक नूडल का पैकेट एक मसल सेल है, उसके अंदर जो नूडल्स हैं वो क्या है, मायोफाइब्रिल। तो एक स्केलेटल मसल सेल की साइटोप्लाज्म में आपको बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है क्या बच्चा? चलिए, एक और बात, थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट है ना, जो कि एनसीईआरटी ने एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम का तो जिक्र नहीं किया है, पर बोला है कि जो फैसिकल्स हैं उनके बीच पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, और कैसा, कोलाजेनस। कैसा कनेक्टिव टिश्यू, कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू, कॉल्ड एज फेशिया। क्या बोलते हैं बच्चा, फेशिया। कोलाजेनस मतलब कोलाजन प्रोटीन का बना होगा, कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू किसके बीच प्रेजेंट है बच्चा, एनसीईआरटी ने क्या बोला, बिटवीन फैसिकल्स। नहीं भूलना है आपको ये, है ना। एडवांस चीजें तो हम सीखते ही हैं, पर जो बेसिक है एनसीईआरटी में जो गिवन है वो तो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ फैशिया डिस्कस करना शुरू किया। फेशिया जो है आपका, है ना, वो कुछ नहीं, कनेक्टिव टिश्यू। क्या केवल मसल्स में ही होती है? नहीं, फेशिया कनेक्टिव टिश्यू की शीथ हैं जो कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स में पाई जाती हैं, अलग अलग ऑर्गन के चारों तरफ भी फेशिया देखने को मिलता है, ठीक। पर ये जो फेशिया है, जो मसल्स के आपके कहाँ है, बंडल्स के बीचों बीच पाया जा रहा है, एक तरीके से पैकिंग सब्सटेंस है, कनेक्टिंग सब्सटेंस है। याद रखिएगा, ये जो पूरा एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम डिस्कस किया है, दीज आर नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ फेशिया ओनली। यही फेशिया है जो कि थोड़ा सा आगे बढ़ के मसल बंडल को सराउंड कर गई, थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो मसल सेल को सराउंड कर गई, थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो पूरे मसल्स को सराउंड कर गई, ठीक। सो दीज एपी, पेरी एंड एंडोमाइसियम आर नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ फेशिया ओनली। एनसीईआरटी ने इसको ना बोलकर केवल एक ही फेशिया डिस्कस किया, बोला मसल बंडल्स के बीचों बीच क्या पाया जाएगा, फेशिया। क्या है, कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू। कोलाजेनस मतलब कोलाजन फाइबर्स, कोलाजन प्रोटीन का बना हुआ होगा। क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए, तो अब हमारा पूरा डिस्कशन होने वाला है एक मायोफाइब्रिल के रिगार्डिंग। इस मायोफाइब्रिल में क्या देखने को मिल रहा है आपको, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। तो ये आखिर दिखता क्यों है ऐसा, कैसा अरेंजमेंट होता है इसके अंदर मायोफिलामेंट्स का कि ऐसी अपीयरेंस आती है, बस यही डिस्कस करने वाले हैं अभी हम, ठीक। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। तो यहां मैंने बनाया है अपर राइट कॉर्नर में एक मायोफाइब्रिल,
और इस एक मायोफाइब्रिल के अंदर आपको क्या दिख रहा है बच्चा? लाइट एंड डार्क बैंड। क्या है ये? ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। ठीक, व्हाइट कलर से लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। मैंने क्या किया, ये वाला पोर्शन थोड़ा जूम करके बना दिया है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है? 2 डार्क बैंड, बीच में एक लाइट बैंड और आधा आधा किनारे थोड़ा सा लाइट बैंड का पोर्शन। दोबारा बोल रही हूं, क्या दिख रहा है? एक डार्क बैंड, ये दूसरा डार्क बैंड, बीच में एक लाइट बैंड और थोड़ा सा किनारे में क्या है आपका? लाइट बैंड का पोर्शन। बिल्कुल जैसा जूम का मैंने यहां पर सेक्शन दिखाया है उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक, याद रखिएगा, आपको यहां जो भी पिंक कलर से दिख रहा है, जो भी पिंक कलर से दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट दी थिक फिलामेंट। जो भी पिंक कलर से आपको दिख रहा है वो क्या है बच्चा? दैट इज थिक फिलामेंट। और जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर से, दैट इज थिन फिलामेंट। तो स्काई ब्लू कलर की जो चीज है दैट इज थिन फिलामेंट, और जो पिंक कलर की चीज है दैट इज थिक फिलामेंट। क्लियर? अब ये थिक और थिन फिलामेंट किसका बना होता है डिटेल में अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी अगर मैं बताऊं मोटा मोटी, तो थिन फिलामेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन पाया जाता है दैट इज एक्टिन, और थिक फिलामेंट में जो प्रोटीन पाया जाता है दैट इज मायोसिन। यहां पर थिक फिलामेंट में क्या पाया जाएगा? मायोसिन, और यहां पर क्या पाया जाएगा? एक्टिन। एक्टिन के अलावा भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, बात करेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चा, याद रखिएगा, जहां से जहां तक आपका थिक फिलामेंट होगा वो पोर्शन होगा डार्क। जहां से जहां तक थिक फिलामेंट होगा वो पोर्शन क्या होगा? डार्क। मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या है? डार्क बैंड। यहां पर थिक फिलामेंट नहीं है, मतलब क्या है? लाइट बैंड। फिर क्या है? डार्क बैंड। डार्क और लाइट बैंड को कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे? तो आपको केवल देखना है थिक फिलामेंट को। ठीक, थिक फिलामेंट जहां से जहां तक रन कर रहा है, थिक फिलामेंट जहां से जहां तक रन कर रहा है वो क्या है? डार्क बैंड। जहां नहीं है वो क्या है? लाइट बैंड। जहां है वो क्या है? डार्क बैंड। तो मैंने बनाया था ना, 2 डार्क बैंड के बीच एक लाइट बैंड, 2 डार्क बैंड के बीच एक लाइट बैंड। दिख रहा है आपको? दिस इज 1 लाइट बैंड, दिस इज डार्क बैंड, दिस इज डार्क बैंड। तो डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ऐसे ही ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होती है थिक और थिन फिलामेंट की। ठीक, याद रखिएगा, ये जो आपकी डार्क बैंड है ना, डार्क बैंड, इस डार्क बैंड को हमने क्या बोला? एक और नाम से पुकारा, और वो नाम है, डार्क बैंड इज ऑल्सो नोन एज ए बैंड। क्या बोलते हैं? ए बैंड। और लाइट बैंड इज ऑल्सो नोन एज आई बैंड। ए और आई का मतलब क्या है? तो ए का मतलब होता है यहां पर बच्चा एन आइसोट्रॉपिक। ए का मतलब क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक। और आई का मतलब क्या होता है? आइसोट्रॉपिक। ठीक, चल, तो जो आपको ये जहां भी पिंक दिखेगा वो क्या होगा? डार्क बैंड। अब देखिए जरा, जो मैंने लाइट ब्लू, जो स्काई ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बनाया दैट इज योर थिन फिलामेंट। और क्या आपको थिन फिलामेंट किसी स्ट्रक्चर से अटैच दिख रहा है? और उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? जेड लाइन, या कहीं कहीं पर इसको जेड डिस्क भी बोला जाता है। ठीक, तो आपका जो थिन फिलामेंट है वो एक एंड पे तो फ्री है, पर दूसरे एंड पे किससे जुड़ा हुआ है? इस जेड लाइन से। ठीक, पर आपका थिक फिलामेंट जो है वो दोनों एंड पे क्या है? फ्री है।
क्या वो जेड लाइन से जुड़ा है? नहीं। तो थिक फिलामेंट दोनों एंड से क्या है? फ्री है। पर थिन फिलामेंट एक एंड से फ्री है, दूसरे एंड से किससे जुड़ा हुआ है? जेड लाइन। तो याद रखिएगा, ये रहा जेड लाइन, ये रहा जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच, दो कॉन्जिक्यूटिव जेड लाइन के बीच, ऐसा नहीं ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, दो जेड लाइन बोला तो ये वाला जेड लाइन और ये वाला जेड लाइन उठा लिया, नहीं। कॉन्जिक्यूटिव जेड लाइन, एक के बाद दूसरा जेड लाइन, ऐसा नहीं पहले के बाद तीसरा जेड लाइन उठा के दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर किया, नहीं। दो कॉन्जिक्यूटिव जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है बच्चा, आप उस स्पेस का नाम बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं उसे? सार्कोमियर। और याद रखिएगा, ये सार्कोमियर ही है जिसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये सार्कोमियर का लेंथ कम होता हुआ दिखाई देगा आपको। तो सार्कोमियर इज दी length between two consecutive Z lines, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, अब देखिए बच्चा, आपको अभी केवल डार्क बैंड देखना है। देखिए सर, डार्क बैंड, क्या डार्क बैंड में आपको दिखाई दे रहा है? क्या डार्क बैंड में आपको केवल थिक फिलामेंट ही दिखाई दे रही हैं? क्या थिन फिलामेंट का कुछ हिस्सा डार्क बैंड में है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल है मैडम, ये पूरा डार्क बैंड है, इसमें पूरा तो थिक फिलामेंट है, पर थिन फिलामेंट का कुछ हिस्सा भी मौजूद है। मतलब सम पोर्शन ऑफ थिन फिलामेंट इज ओवरलैपिंग विथ थिक फिलामेंट। तो हम बोलेंगे यही वो रीजन है जहां थिन फिलामेंट इज ओवरलैपिंग विथ थिक फिलामेंट, एंड दिस पोर्शन ऑफ the A band, the dark band, is called as overlapping zone. क्या बोलोगे इसे? overlapping zone। चाहो तो शॉर्टकट में हम इसको बोल सकते हैं O zone। क्या बोल सकते हैं? O zone। कौन सी जगह है ये? वेयर पोर्शन ऑफ ए बैंड वेयर थिन फिलामेंट overlaps thick फिलामेंट। अगर मैं आपसे बोलूं पूरा का पूरा जो डार्क बैंड है क्या हर जगह ओवरलैपिंग है, तो आप बोलेंगे नहीं, एक ऐसा सेंट्रल हिस्सा है, बीचों बीच एक ऐसा हिस्सा है जहां पर ओवरलैपिंग नहीं है। इधर तो कुछ पोर्शन में ओवरलैपिंग है, इधर तो कुछ पोर्शन में ओवरलैपिंग है, पर ए बैंड डार्क बैंड के बीचों बीच आपको ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिल रही। और जहां ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है उसी को हम बोल देंगे बच्चा एच जोन। क्या बोल देंगे? एच जोन। और याद रखिएगा एच स्टैंड्स फॉर हैंसन, साइंटिस्ट के ऊपर बच्चा। ठीक, इस हैंसन जोन में ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी, तो आप बोलेंगे यहां पर ओवरलैपिंग एब्सेंट होगी। क्लियर है क्या? तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि बता बच्चा एक डार्क बैंड में आपको कौन कौन सा जोन देखने को मिलेगा, तो एक डार्क बैंड जैसे ही बोला आप बोलोगे मैडम जहां से जहां तक थिक फिलामेंट होगा, जहां से जहां तक थिक फिलामेंट होगा वो पूरा हिस्सा किसका होगा? डार्क बैंड का। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? डार्क बैंड। अगर ये पूरा का पूरा डार्क बैंड है तो किनारे किनारे दो ओजोन दिख रहा है और बीच में क्या दिख रहा है? एच जोन। मतलब ए बैंड वुड बी इक्वल टू
A band would be equal to, क्या बोल सकती हूं मैं, ओजोन प्लस एच जोन प्लस ओजोन, बोल सकती हूँ क्या? क्लियर? चलिए जी, अब याद रखिएगा ये जो आपका एच जोन होता है उसके बीचों बीच प्रोटीनेशियस लाइन चलती है ना, जो कि इस थिक फिलामेंट को उसकी जगह पे होल्ड करके रखती है। तो इस प्रोटीन की बनी ये जो लाइन जो कि एच जोन के बीचों बीच रन कर रहा होता है, इस लाइन को हम बोलते हैं बच्चा एम लाइन। क्या बोलते हैं इसको? एम लाइन। कहां पर है? प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ एच जोन। क्लियर? तो यहां से कुछ कंक्लूजन है ना, कुछ बातें जो आपको याद रखनी है वो ये कि डार्क बैंड लाइट बैंड जो होंगी वो क्या होंगी? ऑल्टरनेट होंगी। डार्क बैंड जिसको हम ए बैंड बोलते हैं, लाइट बैंड जिसको आई बैंड बोलते हैं। डार्क बैंड वहां से वहां तक होगी जहां से जहां तक आपकी थिक फिलामेंट रन करेगी। तो डार्क बैंड में आपको ऐसा हिस्सा भी दिखेगा जहां थिक और थिन की ओवरलैपिंग हो रही है, और ऐसा हिस्सा भी दिखेगा जहां थिक और थिन की ओवरलैपिंग नहीं हो रही। तो जहां ओवरलैपिंग होगी इसको क्या बोलेंगे? ओजोन। तो डार्क बैंड के किनारे में आपको क्या दिखेगा? ओजोन। और बीच में क्या दिखेगा? नॉन ओवरलैपिंग जोन, जिसको क्या बोलोगे? एच जोन। और उसी एच जोन के बीच में क्या है? एम लाइन है। ठीक, याद रखिएगा जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जेड लाइन क्या होंगे? पास आएंगे। जेड लाइन क्या होंगे? पास आएंगे। मतलब सार्कोमियर का लेंथ क्या होगा? कम होने वाला है। सार्कोमियर का लेंथ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कम होगा। याद रखिएगा ये जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा, मतलब ओवरलैपिंग बढ़ेगी। और अगर ओवरलैपिंग बढ़ रही है, पास आ रहा है, थिन फिलामेंट ऐसे ऐसे ओवरलैप करके पास आ रहा है, क्या होगा? एच जोन कम होते इवेंचुअली क्या हो जाएगा? डिसअपियर। तो याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सार्कोमियर शॉर्टेंस, थिन फिलामेंट थिक के ऊपर ग्लाइड करने की वजह से ओवरलैपिंग जोन बढ़ता है, एच जोन कम होते होते खत्म हो जाता है। ठीक, ये बातें वापस से आएंगी जब मैं आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगी। ठीक, चलिए बच्चा जी, ये बात तो हो गई। तो यही पढ़ना था आपको लाइट और डार्क बैंड के डिटेल के बारे में, है ना। तो थोड़ी सी कुछ बातें जो हम लिख लेते हैं और फिर आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो लाइट बैंड की बात करें तो लाइट बैंड इज ऑल्सो नोन एज आई बैंड। क्या बोलते हैं? आई बैंड। और डार्क बैंड इज ऑल्सो नोन एज ए बैंड। I stands for isotropic. And A stands for an isotropic. अगर मैं बोलूं लाइट बैंड में केवल क्या देखने को मिलता है? कौन सा फिलामेंट? तो आप बोलेंगे मैडम लाइट बैंड में तो केवल थिन फिलामेंट था। तो यहां पर ओनली थिन फिलामेंट, पर यहां पर थिक filament present and some portion of thin filament present। ठीक, साथ ही साथ एक जनरल जानकारी जो हम लिख लेते हैं,
ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन the length of पहला sarcomere क्या होगा बच्चा? it would decrease. the length of ozone overlapping zone क्या होगा? बढ़ेगा. H zone क्या होगा? घटेगा. eventually it would disappear. ये बातें याद रखेंगे. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, है ना, पर वो कॉन्ट्रैक्शन में होगा. ठीक, आई होप आपने ये सारी चीजें लिख ली हैं. अगर मैं ए बैंड की बात करूं, ए बैंड की लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप बोलेंगे नहीं, द लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. पर अगर मैं लेंथ ऑफ आई बैंड की बात करूं, तो चूंकि स्लाइडिंग हो रही है तो ये धीरे धीरे क्या जा रहा है? इस तरफ खिसकता जा रहा है, इस तरफ खिसकता जा रहा है. मतलब लेंथ ऑफ दिस आई बैंड, लाइट बैंड वुड डिक्रीज. तो जहां पर हमने ये लेंथ कंपेयर किया था ना, वहां पर लेंथ ऑफ ए बैंड लिख लेंगे क्या? रिमेन्स अनचेंज्ड. पर लेंथ ऑफ आई बैंड क्या लिख लेंगे? डिक्रीजेस. क्लियर है क्या इतनी बात? चलिए, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चा इसी थिक और थिन फिलामेंट के बारे में, है ना. वैसे तो हमने बैंड के बारे में पढ़ा कि बैंड कैसे अरेंज होता है, थिक और थिन फिलामेंट, तो बैंड दिखता है. पर ये जो थिक और थिन फिलामेंट है, यहाँ केवल मैंने बना के दिखा दिया है. इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स कैसे दिखते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, नाम क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में, जिसमें हम थिक और थिन फिलामेंट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, दैट कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म विच इज एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये पढ़ेंगे. और उसके बाद छोटी छोटी बातें, थोड़ी बहुत बातें हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने के बाद. ठीक है क्या? और उसकी अगली क्लास में हम स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करेंगे. ठीक है क्या बच्चा? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा. आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा. अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें. बाय बाय.